बेईमान सरकार, बेईमान नेता कभी भी गरीब की चिंता नहीं कर सकता। बेईमान नेता और बेईमान सरकार हमेशा अपने परिवार की चिंता करती है, अपने रिश्तेदारों की चिंता करते हैं और रिश्तेदारों की चिंता करते हैं। जयंत चौधरी लगातार अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास केवल अब पलायन का मुद्दा बचा है, विकास तो उन्होंने पूरे 5 साल में कुछ किया ही नहीं। जयंत भाई साहब, आप इस पे कभी बैठ के बंद कमरे में चिंतन करना, मनन करना कि पलायन जो परिवार करता है, जो उस पर बीतती है, वही जान सकता है। नमस्कार, हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य मुकेश चौधरी जी मौजूद हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव और अन्य कई मुद्दों पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। मुकेश चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। धन्यवाद आपका। अमित शाह जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने कल पुआरका में एक जनसभा को संबोधित किया है। काफ़ी भीड़ वहां पर जुटी। सवाल ये है कि 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ये भीड़ वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं? देखिए, योगी जी और मोदी जी और अमित शाह जी का इतना क्रेज है पब्लिक में और इतने शानदार काम हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर से माफिया राज, गुंडा राज ख़त्म कर दिया है। आज आप कल की रैली में देख लो, जिस तरह से बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है रैली के अंदर, ये अपने आप में साबित करता है कि आज हमारी बहनों को कोई भी गुंडा बदमाश परेशान नहीं कर सकता। हमारी बेटियों को जो स्कूल में पढ़ने जाती है, उनको कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। और आप देख लो, कल की रैली अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली हुई और साबित करती है कि बहनों ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। निश्चित तौर पर सहारनपुर देहात विधानसभा हम इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में सफल होंगे। विपक्ष तो लगातार इस रैली पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस रैली में तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशाएं और सरकारी कर्मचारी थे, भीड़ तो कहीं पर थी ही नहीं। देखिए, विपक्ष का काम तो विरोध करना होता है। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल में योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं पर बुलडोजर चलाया, बदमाशों को जेल भेजने का काम किया, बदमाशों के साथ वो व्यवहार करने का काम किया जिसके वो हकदार थे। अच्छे से याद करो, सहारनपुर के अंदर गांव-गांव पहरा लगता था कि चोर आ गया, कग्गा आ गया। आज ना वो चोर है, ना वो कग्गा है, ना वो बदमाश है। बहनें, आप किसी गांव में चले जाओ, बहनें जो है आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। और कल की रैली में इतनी बड़ी तादाद में आंगनवाड़ी और कार्यकर्ती जिले में नहीं है, जहां वहां कम से कम 60,000 महिलाएं थी। क्या 60,000 महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है? ये विपक्ष तो झूठ बोलने का काम है। जब महिलाएं गांव से चली तो ढोल बजाती हुई महिलाएं आई हैं और योगी जी के ऊपर गीत गाती हुई महिलाएं आई हैं। और सड़क पर भी बस से उतरने के बाद महिलाओं ने जोश के साथ, देखो, कोई भी सरकारी कार्यकर्ती हो, आंगनवाड़ी हो, वो ढोल नहीं बजा सकती। योगी जी को सुनने के लिए और आदरणीय अमित शाह जी को, जिन्होंने देश के अंदर वो काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर सकता। मैं तो कहना चाहता हूं, अमित शाह जी कोई मामूली आदमी नहीं। अमित शाह जी को मैं तो सरदार पटेल जी की उपाधि देना चाहता हूं, जिन्होंने देश के अंदर धारा 370 जैसा बड़ा काम रातों रात करने का काम किया है। विपक्ष लगातार ये बात भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक केवल शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं, उद्घाटन और लोकार्पण तो कहीं हो नहीं रहे। देखिए, विपक्ष का काम झूठ बोलने का होता है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? माननीय मोदी जी ने किया। सहारनपुर से दिल्ली चले जाओ, इस सड़क का उद्घाटन कौन करेगा? किसने बनाई? आप मेरठ से दिल्ली चले जाओ, इसका उद्घाटन किसने किया? और आप देहरादून से आप चले जाओ दिल्ली, उसकी घोषणा किसने की? आप पंचकुला से रुड़की चले जाओ, सहारनपुर में जो सबसे बड़ी समस्या थी बाईपास की, उसका उद्घाटन किसने किया? हम ही लोगों ने किया। तो ये सब बातें
विकास के मामला हो, चाहे गुंडागर्दी का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, मजदूर का मामला हो, व्यापारी का मामला हो, अरे छोड़िए आप, 20 नवंबर 2019 को लॉकडाउन लगा और जो मजदूर 300 रुपये पर डे दिहाड़ी कमाता है उसकी चिंता किसने की? उसको मुफ्त में राशन किसने दिया? उसके परिवार के भोजन की चिंता किसने की? ये विपक्ष के लोग सब अपने घरों में सोए हुए थे। ये तो देश के अंदर मोदी और योगी की ये जो जोड़ी है इतने ईमानदार है, शानदार है कि इन्हें ही गरीब की चिंता है और ईमानदार ही गरीब की चिंता कर सकता है। गांव में रहने वाले अंतिम छोर की व्यक्ति की चिंता सिर्फ और सिर्फ ईमानदार नेता कर सकता है, ईमानदार सरकार कर सकती है। बेईमान सरकार, बेईमान नेता कभी भी गरीब की चिंता नहीं कर सकता। बेईमान नेता और बेईमान सरकार हमेशा अपने परिवार की चिंता करती है, अपने रिश्तेदारों की चिंता करते हैं और रिश्तेदारों की चिंता करते हैं। जयंत चौधरी लगातार अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास केवल अब पलायन का मुद्दा बचा है, विकास तो उन्होंने पूरे 5 साल में कुछ किया ही नहीं। देखो, जयंत चौधरी साहब जो है बड़े नेता है पश्चिम के, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन क्या पलायन होना सही है? यदि मैंने अपना घर बनाया है, मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं और जिस घर में मेरा बचपन खेला है, जिस घर से मेरी यादें जुड़ी है, जिस घर में मेरे पूर्वज रहे हैं, यदि मुझे वो छोड़ के जाना पड़े, जयंत भाई साहब, आप इस पर कभी बैठ के बंद कमरे में चिंतन करना, मनन करना कि पलायन जो परिवार करता है, जो उस पर बीतती है, वही जान सकता है। आज किसी बदमाश की हैसियत औकात नहीं, किसी को भी पलायन करा दे, ये दिया है योगी जी ने। सपा और आरएलडी का गठबंधन हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब की बार 2022 के विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीतेंगे और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्हें कुर्सी से उतार देंगे। देखिए, गठबंधन ये कोई नया गठबंधन नहीं है। गठबंधन 2019 के लोकसभा में हुआ था, गठबंधन 2017 के विधानसभा में हुआ था। गठबंधन होते आए और होते रहेंगे। जनता मोदी योगी के साथ है, गठबंधन के साथ नहीं है। आपने 2019 के चुनाव का रिजल्ट उठा के देख लो, उत्तर प्रदेश में हमें 51% वोट मिला है। क्या करेगा गठबंधन? यूपी में मैं कह रहा हूँ, ये तो 2 लड़ रहे इकट्ठे होके, मैं कह रहा सारे इकट्ठे हो जाए तब भी 350 प्लस उत्तर प्रदेश में योगी जी आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है, कृषि कानून वापस भी हो गए हैं। अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से चर्चाएं थी कि किसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहा है, 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? किसान एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का रुख करेगा कि नहीं? देखिए, किसान पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहाँ तक बात है कृषि कानून की, यदि कृषि कानून पहले वाला जो आज से पूरे जो आप भी वो पहले वाला कृषि कानून है, आज तो जब हमारा आप बात कर रहे हैं, यदि वो इतना अच्छा होता, मैं भी किसान हूँ और विपिन जी आप भी किसान हैं। सौभाग्य की बात है कि हमने आपने किसान माँ की कोख से जन्म लिया है और हम अपने आप को गर्व से कह सकते हैं हम किसान हैं। और मेरे जैसा व्यक्ति जिसने अपने हाथ से सारे काम किए हो, जो खेती करने का मैं अपने आप को मास्टर मानता हूँ और अच्छी खेती करता हूँ आज भी। मुझे पता है किसान का दर्द क्या है और किसान का भला, मैंने पहले कहा है कि गरीब का भला ईमानदार सरकार कर सकती है, किसान का भला भी ईमानदार सरकार कर सकती है। और जब तक मार्केटिंग नहीं होगी, जब तक मार्केट का विस्तार नहीं होगा, जब तक हमारे खरीदार नहीं बढ़ेंगे, जब तक कंपटीशन नहीं होगा हमारी उपज के अंदर। अब आप बताइए, हमारा आलू चिप्स के रूप में कितना का बिकता है? हमारे तो आलू है वो। हमारा गेहूं बिस्कुट के रूप में कितने का बिकता है? तो जब तक मार्केट का विस्तार नहीं होगा, नया कृषि कानून किसान के हित में था, मैंने उसे पूरा पढ़ा है, लेकिन कुछ संगठनों को हम नहीं समझा पाए, हमारी सरकार नहीं समझा पाई। अब ये तो आने वाला भविष्य बताएगा कि जब किसान को इस कानून के ना बनने से नुकसान और फायदे क्या होंगे, किसान स्वयं इन संगठनों से जवाब लेने का काम करेगा। आप लगातार जनता के बीच में हैं, जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं, जनता के कार्य करा रहे हैं। 2 तारीख में ये जो रैली हुई है जनपद सहारनपुर में, पुआरखा में, कई बार के विधायक रहे जगपाल सिंह ने भी भाजपा में एंट्री कर दी है।
आप भी देहात विधानसभा से टिकट के बड़े दावेदार हैं और जगपाल सिंह जो पार्टी में आए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी चुनाव लड़ने की मंशा होगी, कहीं ना कहीं आपके दिल में भी धक धक हो गई होगी। नहीं नहीं, जगपाल सिंह हमारे बड़े भाई हैं और हमारे बहुत ही परम मित्र हैं। मैं इसी विधानसभा का ब्लॉक है बलियाखेड़ी, उससे प्रमुख रहा हूँ और वो हमारे एमएलए रहे हैं। वो अलग विचारधारा के रहे हैं, मैं अलग विचारधारा का रहा हूँ। हमारी विचारधारा अलग होते हुए हमारी बहुत अच्छी मित्रता है। हम और उनका एक ही मकसद है कि हम गरीब की सेवा करें, पीड़ित की मदद करें, जन सेवा करें। वो आए हैं पार्टी में, उनका मैंने आते साल स्वागत किया और ये निर्णय पार्टी करेगी, पार्टी का संगठन करेगा कौन चुनाव लड़ेगा। जो भी लड़ेगा उसे लड़ा जाएगा। 2017 में भी आपकी बड़ी तैयारी थी लेकिन टिकट आपको मिला नहीं। अब 2022 नज़दीक है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच में हैं, कार्य करा रहे हैं। क्या लगता है मौका मिलेगा या नहीं? देखो, टिकट का जो मामला है वो सब संगठन का मामला है और भाग्य का मामला है। 2017 में टिकट हुआ, टिकट कट गया, पर्चा भरा थे, पर्चा भरने के दिन टिकट कट गया तो कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग बहुत ही, हमारा मकसद एमएलए एमपी बनना नहीं है, हमारा मकसद जनता की सेवा करना है। और मैं तो, मेरे विपिन जी अच्छे से याद है, मैंने हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जिस दिन मेरे हाथ से किसी भी गरीब का भला होता है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसी काम में होती है। मैंने तो अपना जीवन गरीबों के लिए समर्पित किया हुआ है और एमएलए और एमपी तो बनना ना बनना ईश्वरीय अधीन है। परमपिता परमेश्वर जब चाहेगा बन जाएंगे। हाँ, इतना एमएलए बनने के बाद इस सेवा को हम बहुत बड़ी गति के साथ कर सकते हैं। लेकिन आज भी हम पूरी ताकत लगा के, पूरा प्रयास करके, हमारा पूरा समूह, जितने हमारी मित्र मंडली है, वो सब एक ही ध्येय हमारा कि हम लोग गरीब की मदद करें, गरीब की सेवा करें। देहात विधानसभा की यदि हम बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाह रहे हैं, यदि आपका टिकट होता है तो किस प्रकार जीत होगी? देखिए, विधानसभा का चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं जीता जाता। विधानसभा का चुनाव 36 जात की जिस कैंडिडेट को वोट मिलते हैं वो चुनाव जीतता है। और मैं पिछले लंबे समय से 26 साल से राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हूँ और हमारे जो राजनीतिक गुरु थे, आज दुनिया में नहीं है, मास्टर कौरपाल जी, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि गरीब की मदद करो, गरीब की सेवा करो और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाओ। यही अपना काम है और लगातार उसको करते रहो। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस अपना व्यवहार अच्छा रखो, सबका सम्मान करो और मैं लगातार प्रयास करता हूँ। और उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाओ, गांव में दौरे करो, लोगों से मिलो, उनके दुख सुख में शामिल हो। मैं लगातार प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक गांव-गांव जाता रहता हूँ, लोगों की बात सुनता रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ और जिसकी जो समस्या होता हूँ उस समस्या को प्रयास करके हल कराने का काम करता हूँ। अब हार जीत 20 वरीय मामला है, लेकिन इस बार जैसे सहारनपुर देहात का माहौल है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल सहारनपुर देहात में खिलेगा। यदि आपको मौका मिलता है तो आपकी राहों में तो बड़ा रोड़ा इमरान मसूद बनने का काम करेंगे, क्योंकि 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें तो देहात विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, गठबंधन प्रत्याशी के रूप में मसूद अख्तर को जिताने में वो कामयाब रहे थे। देखिए, राजनीति में समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। आज कोई मजबूत है, उस दिन कोई मजबूत था। ये समय है, समय परिवर्तनशील है। जब चुनाव होगा आप भी ही हैं, मैं भी ही हूँ। आप विपिन जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं और आपकी मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि आप जो है हर बात को अच्छे से रखने का काम करते हैं, उठाने का काम करते हैं। चुनाव में हमें भारतीय जनता पार्टी को सहारनपुर देहात के अंदर हर जाति का, हर वर्ग का पूर्ण समर्थन है। कल की रैली में देखो 50% महिला है वोटर लगभग। आप कल की रैली में हिस्सेदारी देख लो, सहारनपुर देहात की हिस्सेदारी देख लो,
30,000 लोग सहारनपुर देहात से कम बता रहा हूं मैं, डरते डरते कह रहा हूं, 30,000 की संख्या सहारनपुर देहात से उस रैली में शामिल हुई है, जहां 1.25 लाख 1.5 लाख आदमी था। तो उनमें बहुमत में महिला थी, छत्तीस जात की थी। तो सबका समर्थन है, सबका साथ है और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश चौधरी जी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव पर अपनी बेबाक राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।